हेलो दोस्तों, मैं मेघा चावला आपका मेक करियर एकेडमी में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी, क्या काम करती है, ठीक है, कितने मेंबर्स थे और इसमें हमारी कितनी कमेटीज़ थी, स्थायी अध्यक्ष कौन है, परमानेंट प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इस वीडियो का पीडीएफ भी ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा। तो संविधान सभा क्या था, संविधान सभा की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो संविधान सभा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि देश का जो शासन है वो कैसे चलेगा। देश का शासन चलाने के लिए हमें संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया था तो उसके बाद ही भारत को सॉवरेनिटी मिली थी। यानी कि सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हम अपना जो भी डिसीज़न है वो विदाउट किसी एक्सटर्नल कंट्रीज़ के ले सकते हैं। तो सॉवरेनिटी जो बहुत ज़रूरी थी इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया में सारे डिसीज़न ब्रिटिशर्स लेती थी और इंडियंस को पूछती भी नहीं थी। इसलिए एक संविधान सभा की ज़रूरत पड़ी जिसकी डिमांड जो है इंडियंस ने करी थी। तो सबसे पहले बात करते हैं डिमांड की। तो सबसे पहले जो डिमांड हुई थी ये हमारी अप्रत्यक्ष डिमांड थी, ठीक है। ये हमारी जो थी अप्रत्यक्ष डिमांड थी, अप्रत्यक्ष हमारी डिमांड थी ये। एक मिनट, ठीक है। अप्रत्यक्ष हमारी डिमांड थी यानी इनडायरेक्ट डिमांड थी। 1895 में सबसे पहले क्या हुआ, तो सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले जो है स्वराज विधेयक यानी स्वराज बिल को पास किया, जिसमें क्या था कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए ब्रिटिश काउंसिल में, ठीक है। जितने भी ब्रिटिश कॉलेज है सब में क्या होना चाहिए, भारतीयों को अब अधिकार मिलने चाहिए। तो सबसे पहले स्वराज विधेयक पास करने वाले कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। इसके बाद 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में 4 प्रस्ताव रखे थे। आप लोग जानते हैं कि 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बंगाल के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जिसका जो विद्रोह था, इसकी वजह से विद्रोह पूरे देश में चल रहा था। इसी के चलते 1906 में दादा भाई नौरोजी ने 4 प्रस्ताव रख के आए थे, जिनमें से एक प्रस्ताव हमारा क्या था? स्वराज ही था। स्वराज का मतलब होता है अपना शासन, ठीक है। चारों के चारों प्रस्ताव दे रखे हैं इसमें, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। इसके बाद 1922 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम जो ये स्वराज की मांग कर रहे हैं ये क्या है, हमारी अंदर की इच्छा है, यानी कि हमारी इच्छा की अभिव्यक्ति है, ना कि ब्रिटिश संसद का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का दिया हुआ कोई गिफ्ट है, ठीक है। तो ये 1922 में महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। फिर 1929 में लाहौर सेशन हुआ था। सबको पता है लाहौर सेशन बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी थी। प्रेसिडेंट जो थे जवाहरलाल नेहरू रहे थे। यहाँ पर ये पूर्ण स्वराज डिमांड करी गई थी, पूर्ण स्वराज की। अब हमें पूरी तरीके से अपना राज ही चाहिए, ठीक है। और यहीं पर ही सबसे पहले डिक्लेयर किया गया था कि 26 जनवरी 1930 को क्या बनाएंगे, अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसी कारण जो हमारा संविधान है वो जो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ था, ठीक है। ये तो थी हमारी इनडायरेक्ट डिमांड। इसके बाद डायरेक्ट डिमांड कर दी गई थी, यानी डायरेक्ट डिमांड का मतलब है कि अभी तक हम स्वराज की बात कर रहे थे और अब डायरेक्ट डिमांड में हम संविधान सभा की बात करेंगे। तो एम.एन. रॉय एक व्यक्ति थे जिन्होंने क्या किया था, डायरेक्ट आइडिया प्रपोज किया था संविधान सभा का, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। एम.एन. रॉय की फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय, ठीक है। फिर 1935 में ये ऑफिशियली आईएनएस जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने इसकी ऑफिशियली मांग करनी, मतलब इस डिमांड को ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया था और इसको भी इन्होंने भी डिमांड करनी शुरू कर दी थी। फिर 1936 के लखनऊ अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, यही मांग
कंटिन्यू चल रही थी। फिर 1937 का फैजपुर अधिवेशन था, जिसकी भी प्रेसिडेंटशिप जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, और ये फर्स्ट सेशन था जो किसी विलेज में हो रहा था। फिर 1938 का हरिपुरा सेशन था, ठीक है। 1938 हरिपुरा सेशन, जिसकी अध्यक्षता तो सुभाष चंद्र बोस ने करी थी, लेकिन जो स्टेटमेंट है वो किसका था? जवाहरलाल नेहरू का था। स्टेटमेंट क्या था? तो स्टेटमेंट था कि हम ये जो संविधान सभा का मांग कर रहे हैं, ये संविधान सभा हमारी कैसी बननी चाहिए? विदाउट एनी एक्सटर्नल अफेयर्स के बननी चाहिए, ठीक है। यानी कि जिसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और इसमें जो भी मेंबर्स चुनेंगे वो थ्रू कैसे चुनेंगे? एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब होता है वोटिंग के थ्रू इसमें, यानी निर्वाचन के थ्रू क्या चुने जाएंगे इसमें मेंबर्स, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट दिया गया था। फिर अब क्या हुआ? अब डायरेक्ट मांग हो गई थी, तो मांग होने के बाद अब देखते हैं मांग स्वीकार कैसे हुई, ठीक है। तो 1939 में हमारा क्या हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया था, जिसमें जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। एक तरफ हमारे थे मित्र राष्ट्र और एक तरफ थे हमारे दूरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र में अमेरिका, यूके, फ्रांस, पोलैंड ये लोग थे। दूरी राष्ट्र में जापान, इटली, जर्मनी ये लोग थे। तो क्या हो रहा था कि यूके, ये जो दूरी राष्ट्र वाले लोग थे, ये कंटिन्यू इन पे अटैक करे जा रहे थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स की जो हालत थी वो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने एक डिक्लेरेशन कर दी कि जो इंडिया है वो एज अ ब्रिटिश इंडिया हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेगा, ठीक है। और इंडिया वालों को पता ही नहीं है, तो इंडिया वालों के लिए फिर वो क्या लेके आए थे? प्रपोजल लेकर आए थे, एक तरीके से आप लॉलीपॉप कह सकते हैं, ठीक है। तो 8 अगस्त 1940 को वो लेकर आए अगस्त प्रस्ताव, जिनका जो वायसराय था उस टाइम पे वो कौन था? लिनलिथ था। यहाँ पर इन्होंने प्रोविंशियल स्टेटस यानी डोमिनियन स्टेटस देने की बात की गई थी, जिसकी और ये भी कहा गया था कि यहाँ पर बाद में जो है ब्रिटिश काउंसिल्स में इंडियंस के मेंबर्स को बढ़ा दिया जाएगा, लेकिन अब इंडियंस इनके हाथों में आने वाले नहीं थे। ये प्लान क्या हो गया था? अनसक्सेसफुल हो गया था। इसके बाद ये दोबारा लेकर आए क्रिप्स मिशन 1942 में, ठीक है, जो स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा लेके आया गया। इन्होंने यहाँ पर बोला कि युद्ध के बाद हम क्या करेंगे? संविधान सभा बनाने की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की परमिशन आपको दे देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ? फिर मुस्लिम लीग अलग से खड़ा हो गया कि हमें क्या चाहिए? एक अलग से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए, अलग से राष्ट्र चाहिए। फिर कांग्रेस बेस के एंटी हो गई थी, तो ये भी फेल हो गया था। लेकिन बाद में महात्मा गांधी ने इसको क्रिप्स मिशन को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। तो एग्जाम में पूछा जाता है पोस्ट डेटेड चेक किसे बोला गया था? तो क्रिप्स मिशन को बोला गया था। किसने बोला था? तो महात्मा गांधी ने बोला था। पोस्ट डेटेड चेक होता है आपको पैसे की ज़रूरत आज है और चेक पर आगे की तारीख होना, ठीक है। तो ये पोस्ट डेटेड चेक होता है। इसके बाद फाइनली लेकर आए थे ये कैबिनेट मिशन, जिसकी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। तो कैबिनेट मिशन में हमारे 3 मेंबर्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। लॉरेंस जो थे, इसके पैथिक लॉरेंस ही इसके प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। स्टीफर्ड क्रिप्स जो थे सेक्रेटरी थे और अलेक्जेंडर नौसेना मामलों के मंत्री थे, ठीक है। ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये भी पूछ लिया गया है। तो 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। पब्लिश कब होगी थी? यानी रिपोर्ट इन्होंने जो पब्लिश करी थी वो कब करी थी? 16 मई 1946 को रिपोर्ट पब्लिश की थी, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने कैबिनेट मिशन ने सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कम्युनल इलेक्शन को क्या कर लिया था? एक्सेप्ट कर लिया था, जिसकी वजह से क्या हो गया था कि काफ़ी हद तक काफ़ी लोग जो थे, जैसे मुस्लिम लोग सेपरेट की बात कर रहे थे, वो भी काफ़ी हद तक संतुष्ट हो गए थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ही हमारी क्या बनी थी? संविधान सभा की मीटिंग, यानी संविधान सभा की वोटिंग जो हुई थी हमारी कैबिनेट मिशन की वजह से ही हुई थी। अब देखते हैं कितना वोटिंग हुआ था। तो हमारी कितनी सीट्स थी? 389 हमारी सीट्स थी, जिसमें से 93 जो थी हमारी प्रिंसली स्टेट की थी, नॉमिनेटेड सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स की, देशी रियासतों की, ठीक है। और 296 जो थी हमारी इलेक्टेड सीट थी यानी ब्रिटिश प्रोविंशियल की, ठीक है। अब 296 को भी हमने बांट रखा था 292 और 4 चीफ कमिश्नर वाले एरिया, ठीक है। 292 में क्या था? हमारे जो 11 ब्रिटिश काउंसिल वाले लोग थे वो थे, और 4 चीफ कमिश्नर में हमारे ABCD यानी अजमेर, ब्रिटेन, कुर्क और दिल्ली वाले लोग थे इसमें, ठीक है। एक सीट पे हमारे 10 मिलियन लोग थे, ठीक है, यानी 10 लाख लोग इसमें थे, यानी जहाँ पर 10 लाख लोग थे वहाँ पर एक सीट मिलेगी। अब ये तो इलेक्शन हो गया। अब इलेक्शन के बाद हमारे जो रिजल्ट आया था वो आया था 296 में, ठीक है, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स पे यानी देशी रियासतों ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया था।
हिस्सा क्यों नहीं लिया था, क्योंकि वो पहले से ही आज़ाद थे, राजा महाराजा वाले लोग थे वो। तो उन्होंने कहा हम आज़ाद थे, आज़ाद है, आज़ाद रहे, हम क्यों कैबिनेट मिशन के चक्कर में पड़े। तो उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। जब रिजल्ट आया 296 में, तो 208 जो मिली वो कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग को मिली और 15 अन्य को मिली। यहाँ पर मुस्लिम लीग को इतनी बात समझ आ गई थी कि इंडिया में रहकर हमारा खुद का शासन नहीं चल सकता, तो मुस्लिम लीग ने फिर से फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, उसमें पार्टिसिपेट ही नहीं लिया था, ठीक है, और अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग दोबारा से स्टार्ट कर दी थी। अब जो संविधान सभा का गठन हुआ था वो हमारा 6 दिसंबर 1946 को हुआ था, फ्रेंच सिस्टम के अकॉर्डिंग। फ्रेंच सिस्टम क्या है, ये हमने लिखा है फ्रेंच प्रथा। तो फ्रेंच प्रथा क्या है, फ्रेंच प्रथा ये होती है कि उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो भी सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति होगा, एज अ रिस्पेक्ट हम उनको टेम्प्रेरी प्रेसिडेंट बनाएंगे। तो ये फ्रेंच सिस्टम है, इसी के अकॉर्डिंग हमने संविधान सभा का गठन किया था, ठीक है। जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वो हमारी हुई थी 9 दिसंबर को, वहीं हुई थी जहां आज हमारा संसद है, ठीक है। इसमें 211 लोग जो थे उपस्थित हुए थे, प्रेजेंट हुए थे। मुस्लिम लीग ने भाग ही नहीं लिया था, देशी रियासतों ने भी भाग नहीं लिया था, ठीक है। 9 दिसंबर को जो हुआ था, यहाँ पर हमने क्या बनाए थे, सबसे ओल्डेस्ट व्यक्ति को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बना दिया था। वो कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष हमारे ये बने थे। इसके बाद दूसरी बैठक हुई थी, वो हुई थी 11 दिसंबर 1940 को। यहाँ हमने अपने परमानेंट प्रेसिडेंट बना दिए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और वाइस प्रेसिडेंट बना दिए थे एस.सी. मुखर्जी, और इनके साथ कृष्णा मचारी भी थे, ठीक है। संवैधानिक सलाहकार यानी कॉन्स्टिट्यूंट एडवाइज़र जो बनाए थे वो हमने बनाए थे बी.एन. राव, यानी कि बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। जो हमारी थर्ड मीटिंग हुई थी ये हमारी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, जिसकी जो अध्यक्षता यानी प्रेसिडेंटशिप जो किसने की थी, वो जवाहरलाल नेहरू ने करी थी। और यहाँ वो लेकर आए थे ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, जिसको सभी लोगों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया था। 22 जनवरी 1947 को एग्जाम में पूछा गया है। ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन ही बाद में हमारा क्या बन गया था, प्रस्तावना बन गया था। इसमें यही चीज़ें थी कि देश को सॉवरन होना चाहिए, सेकुलर होना चाहिए, सभी को बोलने का अधिकार होना चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन थी, ठीक है। इसके बाद है कमेटीज़, ठीक है। इसके बाद हमारी कमेटीज़ बनी थी, तो याद रखें संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और यूनियन पावर कमेटी। दोनों यूनियन वाले के कौन है, तो जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है। दोनों यूनियन वाले के कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। इसके बाद हमारे थी प्रांतीय समिति और परामर्श समिति, ठीक है। प्रांतीय समिति और परामर्श समिति यानी कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन और कंसल्टेटिव कमेटी, इनके कौन है, वालों के पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद देखो जो रूल चलाएगा वही स्टीयरिंग संभालेगा, ठीक है। रूल प्रोसीजर कमेटी, स्टीयरिंग कमेटी, और हमारी एक है झंडा कमेटी, दोनों के कौन है, राजेंद्र प्रसाद ही है, ठीक है। इसके बाद जो देशी रियासतों से वार्ता संबंधी कमेटी है, यानी कमेटी ऑन नेगोशिएशन विद द प्रिंसली स्टेट्स, इसके कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। कमेटी के हेड जवाहरलाल नेहरू है। और अगर पूछा जाए प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मिलाने का श्रेय किसे जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे मौलिक अधिकार संबंधी जो उप समिति थी, उसके जेपी कृपलानी है। अल्पसंख्यक मामलों के एस.सी. मुखर्जी है, ठीक है। ये झंडा समिति की जो मैं बात कर रही थी राजेंद्र प्रसाद है। और प्रेस दिग्रा समिति के उषा नाथ सेन है, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है ये वाली, ठीक है। इसके बाद है प्रारूप समिति, यानी हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड थे। एग्जाम में पूछा जाता है प्रारूप समिति कब बनी थी, तो 29 अगस्त 1947 को बनी थी। 7 मेंबर्स थे इसमें, ठीक है। इसी के द्वारा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया है मेन, क्योंकि इन्होंने ही सारी रीडिंग्स करी थी अलग अलग कंट्रीज़ के, जो मेन प्रोविजंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो इन्होंने ही लिए थे। अब 7 के 7 मेंबर्स याद रख सकते हैं कृष्णा के नाम से, ठीक है। देखो कृष्णा स्वामी हो गए, गोपाल स्वामी हो गए, ठीक है। कृष्णा मचारी हो गए, 3 याद हो गए, कृष्णा स्वामी, गोपाल स्वामी, कृष्णा मचारी। एक हो गए कन्हैया लाल, एक हो गए माधव राय, ठीक है, माधव राय, ठीक है। एक हो गए हमारे मोमडन मोहम्मद सुदुल्ला खां, और एक बचे वो हमारे भीमराव अंबेडकर। तो कृष्णा के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। याद रखना जो माधव राय आए थे, माँ से माधव, माँ से मित्र की जगह माधव आए थे। इनकी जो हेल्थ इश्यूज़ की वजह से इन्हें रिज़ाइन देना पड़ा था। और कृष्णा मचारी जो आए थे वो खितान की वजह से आए थे, इनको की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो ये 7 मेंबर्स हैं इस कमेटी में, ठीक है। इसके बाद ये जो 3 रीडिंग्स हुई थी, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग्स, ये आप देख लेना। फाइनली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। इसमें 284 लोगों ने क्या किया था, साइन किया था, ठीक है। जो हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था उसके बाद हमारी जो सीट्स थी वो 299 रह गई थी। 299 में से 284 लोग उस टाइम पे
प्रेजेंट थे और उन्होंने ही साइन किए थे। ठीक है, अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था और 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अकॉर्डिंग भारत और पाकिस्तान दो अलग राष्ट्र होंगे ये घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसको भी लर्न करिएगा। इसके बाद हमारा ये देखो, जब हमारे 299 ये लिखा हुआ है सिग्नेचर, 299 सीट्स रह गई थी जिसमें से 229 जो थी वो ब्रिटिश भारत के प्रांत थे और 70 जो थी वो प्रिंसली स्टेट भारत में मर्ज हो गई थी। ठीक है, बाद में हमारी जो मेन बची थी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उन्हें भारत में मिलाने का जो श्रेय जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारी 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। इसमें 284 लोगों ने उस टाइम पे सिग्नेचर किए थे और जब पूर्ण रूप से तैयार हो गया था तो कुछ प्रोविजंस जैसे नागरिकता हो गया, ठीक है, इलेक्शंस हो गए, अंतरिम संसद होगी यानी इंटीरियम पार्लियामेंट होगी, ये उसी टाइम इन प्रोविजंस को लागू कर दिया था जो मेन थे। और बाकी संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को लागू किया था क्योंकि हमने अपने लाहौर अधिवेशन 1929 में ये डिक्लेरेशन किया था कि 26 जनवरी 1930 को ही हम अपना क्या बनाएंगे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। इसी के चलते 26 जनवरी 1950 को हमने अपना संविधान लागू कर दिया था। अब जो मेन पॉइंट्स है वो पढ़ लेते हैं। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तब हमारे 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज नेशनल फ्लैग को कब एक्सेप्ट किया गया था, तो 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी को, राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 को ही किया गया था। हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी इलेक्टेड हुए थे 24 जनवरी 1950 को। अगर पूछे कि संविधान की लास्ट मीटिंग कब हुई थी तो वो भी 24 जनवरी 1950 को ही हुई थी। टोटल टाइम कितना लगा था, तो 11 सेशन लगे थे, 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल खर्चा कितना हुआ था, तो 64 लाख का खर्चा हुआ था। तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर वीडियो आपके लिए अच्छी रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।